discussing with various types of operating systems. So in continuation with our previous session for operating system, we'll be continuing with discussing few others type of operating systems we are having. So till now we had discussed about batch processing, batch operating systems, interactive operating systems, and we are discussing multi-programming operating system, under which we had three types of operating systems, as in multitasking, multi-processing, and multi-user operating systems. And we have already discussed multi-tasking operating system and multi-processing operating system. And under this, we have also had a discussion over multi-threading. The concept of multi-threading operating system we are done with, and we are left with a multi-user operating system now. So let's see what actually multi-user operating system is. Typically, a multi-user operating system allows many different users to take advantage of computer's resources simultaneously. जैसे एक मेन फ्रेम है या एक रेगुलर सिस्टम भी है हमारा, उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं और यूजर्स के साथ. तो अगर मेरे पूरे सिस्टम के और रिसोर्सेज की ज़रूरत है किसी को, लेट्स से कोई एक यूज़र है जिसको सिर्फ इनपुट आउटपुट पे काम करना है, उनको सिर्फ प्रिंट्स लेने हैं लेट्स से, तो वो प्रिंटर को रिक्वेस्ट करेंगे और प्रिंटिंग ले लेंगे, प्रोवाइडेड द प्रिंटर शुड बी आइडल. सो अगर कोई और यूज़र है, उसको कॉम्पिटिशन्स करनी है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, एल्गोरिथमिक कैलकुलेशंस करनी है, तो वो प्रोसेसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो इसी तरह ही अगर लेट्स से थर्ड मेरा एक यूज़र है जिसको सिर्फ मेरी मेमोरी स्टोरेज स्पेस यूज़ करनी है, वहाँ से कुछ डेटा रिट्रीव करना है और कुछ डेटा यहाँ स्टोर करवाना है, सिंपली दे विल कनेक्ट टू माय सिस्टम एंड दे विल यूज हार्ड डिस्क और रैम एंड डिस्कनेक्ट. सो इस तरह से हम अलग अलग रिसोर्सेज जो हैं हमारे सिस्टम के, वो यूज़ कर सकते हैं. और सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि पहले एक यूज़र आएगा, सिस्टम रिसोर्सेज यूज़ करेगा, उसके बाद दूसरा यूज़र आ पाएगा. रादर वी हैव कनेक्टिविटी विद ऑल द यूजर्स. सारे यूजर्स एक सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं और उनको साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं. या टेकिंग एन अनदर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एक स्टोरेज सर्वर है और 4 मेरे यूजर्स उसके साथ कनेक्टेड हैं, सबने अपना अपना डेटा स्टोर करवाना है. सो ऐसा नहीं है कि एक यूजर आएगा मेरे सर्वर पे डेटा स्टोर करवाएगा, ऐसा नहीं है. रादर दे आर कनेक्टेड ऑल एट वंस ओवर द सर्वर, और सबके पास अपनी अपनी स्लॉट है स्टोर करवाने की, सबको एक्सेस दिया हुआ है और कोई भी किसी स्लॉट में भी अपनी स्टोरेज करवा सकता है. सो जैसे आप गूगल भी यूज़ करते हो, गूगल सर्विसेज यूज़ करते हो, गूगल अकाउंट यूज़ करते हो, आपको क्या करना है कि आप गूगल अकाउंट बनाते हो, मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे गूगल ईमेल्स एक्सेस करते हैं. ठीक है, मैं भी यहाँ से कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं. हमारे पास अपनी एक स्टोरेज स्पेस है, हम वहाँ से डेटा ले भी सकते हैं, रिट्रीव करवा सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं. सो उसमें आपकी मेरे स्टोरेज स्पेस में आपकी इंटरफेरेंस नहीं है, मेरे में आपकी नहीं है. तो हमारा डेटा प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है, स्टिल वी आर हैविंग द साइमल्टेनियस एक्सेस. ठीक है. सो इसी तरह से ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट में होता है कि हम बहुत सारे यूजर्स को साइमल्टेनियस एक्सेस दे देते हैं. सो हियर व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट do is it must make sure that requirements of various users are balanced and that each of the program they are using has sufficient and separate resource, so that a problem with one user doesn't affect the entire community of users. Let's say अगर मुझे सिर्फ इनपुट आउटपुट यूज करनी है और मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्रैश हो गए हैं, मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है,
बट उस केस में मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी आइसोलेशन सर्विस प्रोवाइड करे कि सिर्फ वो वाला बैच जो है, वो वाले उस टाइप के कैटेगरी के यूजर्स हैं, सिर्फ उनका काम रुके। ये नहीं है कि बाकी जिनको सीपीयू प्रोसेसिंग करनी है या मेमोरी यूजेज करनी है उनका काम भी रुक जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। सो ये जो टास्क है, ये आइसोलेशन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। So there are tasks for operating system that must be carried out. Like in system with multiple users, the operating system must also carry out other tasks such as validating the authentication of users' right to use the system, whether they are authorized to have the access to that particular resource or not. They must maintain the security of each user's file, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा है और उसका एक्सेस दूसरे को भी मिल रहा है। अगर हमने जैसे गूगल की भी बात की है, गूगल मेल्स में ऐसा हमारी अगर एक ही सर्वर, गूगल सर्वर पे सारा डेटा हमारा स्टोर है, बट ऐसा तो नहीं होता कि मैं आपकी ईमेल्स चेक कर सकती हूँ या आप मेरी कर सकते हो। वी हैव डेटा सिक्योरिटीज फॉर दैट। Apart from this, the operating system must ensure for allocating memory and processor time to individual programs. जिसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जितने टाइम के लिए प्रोसेसर मिल रहा है देना है, कितने टाइम के लिए देना है, और सबको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि वेटिंग क्यू में एक टास्क जो है उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, बट एक जो लास्ट टास्क है वो कीप ऑन वेटिंग। सो इट शुड नॉट बी देयर। टर्न बाय टर्न सबकी टर्न आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वेटिंग में ही पड़ा हुआ है और एक सारी यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो ये बैलेंस जो है ये बनाना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। So this is about multiple user operating system. Then afterwards we are having another type of operating system, as in real time operating system. So let's see what actually real time system operating system is all about. It is also known as a real time processing system as well. So in this system, response time is already fixed, means a time to display the result after processing has fixed by the processor or CPU. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मेरे पास लेट्स से वेटिंग क्यू में 3 टास्क हैं अवेलेबल, और तीनों को हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। सो या तो हम चेक करेंगे कि किसको कौन सा रिसोर्स चाहिए, और जो भी आइडल रिसोर्स होगा हम उनको प्रोवाइड करवा देंगे। पर अगर तीनों को ही लेट से सीपीयू प्रोसेसिंग चाहिए और कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, तो हम उनको कैटेगराइज कैसे करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो पहले आया है हम उसको सर्विस दे रहे हैं, और जो बाद में आया है लेट से फर्स्ट वाले की जो सर्विस प्रोसेसिंग टाइम है बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे का 2 घंटे का प्रोसेसिंग टाइम है। तो बाकी जो टास्क है वो वेट करते रहेंगे उतनी देर, जबकि उनका टाइम लेट से प्रोसेसिंग टाइम उनको हार्डली 2 या 3 मिनट्स का चाहिए। सो वाई टू वेट फॉर दैट लॉन्ग? सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस बनवाना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिससे सबकी टर्न आए और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना ही है। एक अगर टास्क वेटिंग में पड़ी हुई है, लेट्स से 15 मिनट से ज़्यादा कोई वेट नहीं करेगा, 15 मिनट के बाद उसको रिस्पॉन्स मिलेगा ही सिस्टम का। तो इस तरह का क्राइटेरिया खुद सेट करना होता है, और वो प्रोवाइड करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक्चुअली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कहाँ पे होता है? सो इट इज बेसिकली यूज्ड एट दोज प्लेसेस इन विच वी रिक्वायर हायर एंड टाइमली रिस्पॉन्स। जहाँ इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए या टाइमली चाहिए, लेट से हमारे पास डेडलाइन है 5 मिनट की, 10 मिनट की, इसके बीच रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, अदरवाइज हमारी टास्क डिस्ट्रॉय हो जाएगी या हम आगे डिसीजन नहीं ले सकते, डिसीजन मेकिंग में काम नहीं कर सकते। So these type of systems are used in bomb and let's say reservations. अगर आपने कोई क्वेरी जनरेट की है, आपकी ट्रेन लेट्स से आपको रिजर्व करवानी है कल सुबह के लिए, सिस्टम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, 2 दिन से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा और आपकी ट्रेन मिस हो गई,
तो अगर तीसरे दिन रिस्पॉन्ड आ भी गया, उसका फायदा क्या होगा? तो यही है कि एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, एक पर्टिकुलर टास्क को एक हमें लिमिट देनी होती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने में हमने रिस्पॉन्ड करना ही है. So here real-time operating system is therefore the operating system that supports real-time applications by providing logical correct results within deadline required. तो बेसिक स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. जिस तरह से हम एलोकेशन डी एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की, जॉब शेड्यूलिंग करते हैं, वो सारे मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही होते हैं, बट देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट एज वेल. लेट्स से आपने एक फ्लाइट लैंड करवानी है, पायलट ने कुछ रिक्वेस्ट किया है, सो अगर 10 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तो लैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी. सो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव इन अ पर्टिकुलर डेडलाइन, इन अ पर्टिकुलर टाइम. दो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मे और मे नॉट increase the speed of execution, they can provide much more precise and predictable time characteristics than a general purpose operating system. So real-time operating system is key to many embedded systems and provides a platform to build applications. All embedded systems are not designed with a real-time operating system. The embedded system with relatively simple, small hardware code might not require a real-time operating system. तो जिनमें हमें बेसिक कोडिंग करनी है, हार्डवेयर कोडिंग करनी है या ड्राइवर्स जनरेट करने हैं, वहाँ हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम उसमें रिस्पॉन्स रेट डिले भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर डिवाइस ड्राइवर है, आप अगर इंस्टॉल भी कर रहे हो या कुछ एग्जीक्यूट करना है ड्राइवर में, आपने अपनी ड्राइव में, तो अगर रिस्पॉन्ड नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, या तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद भी हो जाएगा जब भी प्रोसेसर फ्री होगा. बट जहाँ हम रियल सिचुएशंस की बात करते हैं, लेट्स से हमें इंडियन एयरफोर्स की बात करनी है. इंडियन एयरफोर्स दे आर प्लानिंग टू अटैक समवेयर, उन्होंने कहीं अटैक करना है, तो वहाँ पे जो भी आपका सिस्टम होगा, दे हैव टू सेट अ टारगेट, कहाँ आपने बॉम्बिंग करनी है, कितने टाइम तक करनी है, क्या वो जजमेंट ठीक है, हिटिंग ट्रायल्स कितने हैं कितने नहीं. तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं आपके बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं. विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आपको डिसीजंस बनाने होते हैं टू हिट द टारगेट. सो अगर रिस्पॉन्स ही टाइमली नहीं आएगा तो फिर आप डिसीजंस भी नहीं बना पाओगे. तो जहाँ रियल टाइम सिनेरियोज की बात होती है, फ्लाइट लैंडिंग की बात हो रही है, सबमेरीन्स की बात हो रही है, तो उन सिनेरियोज में हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. So here in this particular example, you can have a look for that. Real time operating systems, उनका मॉडल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरह होता है, बट द ओनली थिंग इज द कर्नल ओवर हियर इज रियल टाइम. तो ये एक टाइम फ्रेम सेट कर देता है ताकि आप उतने ही देर में बाकी रिसोर्सेज के साथ रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकें. लेट्स से ये एप्लीकेशन है, इट इज आस्किंग फॉर समथिंग, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा. जिस रिस्पॉन्स की, जिस हार्डवेयर की ज़रूरत है, वो वहाँ से विद इन सेकेंड, विद इन द लिमिटेड टाइम रिस्पॉन्स लेके आएगा और एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेगा. वर्किंग इनकी रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरह होती है, बट दे आर मोर टाइम बाउंडेड. तो इसमें भी हमारे पास 3 कैटेगरीज के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं. द वन इज हार्ड रियल टाइम, द अदर वन इज फर्म रियल टाइम, एंड देन इज सॉफ्ट रियल टाइम. तो हार्ड रियल टाइम इज व्हाट विच वर्क्स ओवर डेडलाइन. जैसे 2 मिनट है, 2 मिनट में रिस्पॉन्स आना ही चाहिए. So this is kind of thing which works with hard real time. Fine. So the next category we are having is firm real time system. So firm real time में क्या है कि हम, जैसे हमने टाइम फ्रेम दिया 10 मिनट या 10 सेकेंड या 2 मिनट,
सो दिस इज व्हाट अ डेडलाइन इज. ठीक है. फॉर्म रियल टाइम में हम एक पर्टिकुलर डेडलाइन नहीं देते बट इंटरवल दे देते हैं कि मुझे 15 to 30 मिनट्स में रिस्पॉन्स आना चाहिए. 15 to 30 मिनट्स मीन्स इट कैन बी 16 मिनट्स, it can be 20 minutes, it can be 29 minutes. So they are firm real time systems जहाँ हम slots दे देते हैं, जहाँ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर 15 मिनट में ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है. 20 मिनट में आएगा तब भी हम एक्सेप्ट करेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट रियल टाइम में ये है कि डेडलाइंस जो है उतनी मैंडेटरी नहीं होती. ठीक है, मिस हो सकती हैं, बट स्टिल वी हैव द सेकेंड डेडलाइन. वी वर्क विद द हायरार्किकल डेडलाइन कि अगर मेरा पॉसिबली लेट्स से 2 मिनट में रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, नहीं तो 10 मिनट में आ जाए तब भी वी विल एक्सेप्ट. नहीं तो एट द अपर एज मेरा 30 मिनट्स में आ जाए. सो इस केस में हम मिस डेडलाइंस भी ले सकते हैं. मैम तो एक्चुअली हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में बेसिक डिफरेंस क्या आता है कि हार्ड रियल टाइम में हम डिलेज जो है वो अलाउ ही नहीं करते, वो हो ही नहीं सकते. ठीक है, किसी भी वर्स्ट केस में भी नहीं हो सकते. बट सॉफ्ट रियल टाइम में हम डिलेज भी टॉलरेट करते हैं. So this is all about real-time operating system. Then moving on to next, we are having network operating system. So what actually a network operating system is? It is an operating system that basically designed to support intercommunication of several computers. They can be connected via a network setup, and in network operating system it provides support for multi-user operating system as well as administrative, security and network management functionalities. So they all are provided by one single network operating system. They look for all the mechanism, कौन से रिसोर्सेज किसको देने हैं, कितने टाइम के लिए देने हैं, प्लस ये मल्टीपल सिस्टम्स को या मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन नेटवर्किंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि कोई किसी भी पर्टिकुलर यूजर की वजह से दूसरों को इम्पैक्ट ना हो. So the all mechanism, the all functionality will be provided by one network operating system only. So there are some examples of network operating system as well, like Novell's NetWare. Then we have Microsoft's Windows NT. The network operating system has the acknowledge and response to requests from many workstations, managing network access, resource allocation and sharing, data protection as well as error control. So all the functionality is provided and handled by network operating system. So there are certain duties of NOS, network operating system, that must be handled by NOS. So what the duties are actually, let's see. They must be providing access to remote printers, managing with users, like they actually manage and administrator which users are using which printer, when they will be allotted and for how long, managing how print jobs are queued, कौन कौन सी जॉब कब वेट करेगी, कितनी देर के लिए वेट करेगी, उनको कैसे वेट करवाना है, कौन सा यूजर कौन सा प्रिंटर रिक्वेस्ट कर सकता है और कितने टाइम के लिए उसको एक्सेस मिलेगा और कब उससे वो प्रिंटर वापस लेना है. तो ये सारे टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. It also enables and manages access to files on remote system.
and determining who can access with them. तो हमारे पास एक लेट से रिमोट सर्वर है, एक रिमोट सिस्टम है जहां हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, डेटा पड़ा हुआ है, तो उनको एक्सेस कब देना है यूजर्स को, उसका कब नहीं देना है, और किस यूजर को एक्सेस देना है. इट ऑल्सो चेक्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस, ऑथराइजेशन, उसके लिए भी ये चेक करता है. Moreover, it also grant access to remote applications and resources such as the internet, and making those resources seem like local resources to the user. So there is kind of transparency that is provided by the operating system to the user as well as the provider. So कोई भी authorized user जो है वो कोई भी resource over the cloud, over the internet request कर सकता है. The only thing is they must have the permission for that. So वो permissions कौन grant करता है? That is the network operating system. Then the other duty which is having here is providing routing services, including support for major network protocols. It also sets the protocol और routing services देता है. कौन सा डेटा कैसे ट्रेवल करेगा किस यूजर के पास, उनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ जो है वो फाइंड आउट करता है. सो ऑल दैट इज ऑल्सो मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Then next we are having is distributed operating system. So what actually distributed operating system is? हमारा distributed operating system में सारे जो resources हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो हो सकता है मल्टीपल लोकेशंस पे हैं, मल्टीपल साइट्स पे हैं, पर यूजर को ऐसे फील होता है जैसे वो एक ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो एक ही सिस्टम से सारे रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग साइट्स में अलग अलग नेटवर्क्स के अंडर हो सकते हैं. So a distributed operating system actually hides the existence of multiple computers from the users. That is, the user remain unaware of the fact that many computers are being used to process the data. So these computers may be located at many places around the globe, anywhere, and distributed operating system provides single system image to its users. Each computer is a distributed operating system, processes part of global distributed operating system, and all the computers work in close coordination with each other. They will well coordinated, सब एक दूसरे के साथ फुल्ली कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, बट यूजर को नहीं पता चलता कि वो कौन सी लोकेशन पे है या वो अलग अलग लोकेशंस पे हैं भी हैं या नहीं. यूजर को ऐसे ही फील आता है कि वो एक ही सिस्टम यूज कर रहा है. And there are certain advantages of distributed operating system as well, as in with resource sharing facility, users at one site may be able to use the resources available to others users. So resource utility इसमें high होती है और multiple location से हम resources access कर सकते हैं. Moreover, हम अच्छे resources use कर रहे हैं without paying or installing for them, और उससे हमारा जो एंड टास्क है वो काफ़ी स्पीडली हो जाता है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है. एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट. हमें एक्चुअली रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, प्राइस मनी पे नहीं करनी पड़ती. रादर वी कैन हैव द एक्सेस, हम परमिशंस ले सकते हैं और वी कैन ओनली पे द रेंटिंग अमाउंट. कुछ रेंट जो है वो प्रोवाइड पे कर सकते हैं, और जैसे हम टाइमली बेसिस पे रेंट प्रोवाइड पे कर सकते हैं. एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेने में, खरीदने में ज़्यादा पैसे लगते हैं, और अगर हमें जैसे 1 घंटे का काम है, हम रिक्वेस्ट करेंगे, उस 1 घंटे के लिए पे भी कर देंगे और अपना टास्क फुलफिल करेंगे और वो रिसोर्सेज रिलीज कर देंगे. तो इस तरह से हमें बेनिफिट हो जाता है. और कभी भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास बजट उतना बड़ा नहीं होता, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ स्केल अप कर लेते हैं. लेट्स से हमारे हाथ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए,
तो हम बट वो प्रोजेक्ट एक ही महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए, उनको यूज करेंगे एक महीने तक, सिर्फ एक महीने के लिए ही पेमेंट देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम वो रिसोर्सेज छोड़ देंगे, दे विल बी डी एलोकेटेड। उससे क्या होगा, आप कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को स्केल अप भी कर सकते हो और जब रिक्वायर्ड नहीं है स्केल डाउन भी कर सकते हो और अपना कॉस्ट effectively काम कर सकते हो। So this is how it is providing the benefit, and cloud computing is the best example of distributed systems. So guys, this is all for types of operating system. We are done with that, and if anyone is having any kind of